हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना सीए इंटरमीडिएट इनकम टैक्स का क्लास। सर इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्या? इस सेशन में हम इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये जो क्लासेस है मई 24 और नवंबर 24 के रेगुलर बैच वाले बच्चे भी कर सकते हैं और जो रिवीजन सीरीज वाले बच्चे हैं, अभ्यास सीरीज वाले बच्चे हैं, वो भी कर सकते हैं। सर इस क्लास के अंदर बेसिकली अभी हम देखने क्या वाले हैं, देखिए जब भी हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, तो सर इनकम टैक्स एक्ट आपके किस चीज के लिए लगेगा? इनकम टैक्स एक्ट लगेगा जब भी कोई भी पर्सन कोई इनकम जनरेट कर रहा है। ओके सर, बात तो क्लियर है। जब भी आप कोई इनकम जनरेट करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लगता है। सर कब इनकम, कौन सी इनकम, काहे की इनकम, किस समय की इनकम और कब का टैक्स, किस बात का टैक्स। ठीक, देखो बात समझो। अगर मान लो कोई ईयर है, जैसे कि 1 अप्रैल 2023 से लेके एक साल कंप्लीट होता है 31 मार्च 2024 पे। यहाँ पे आप देखो 12 मंथ्स होते हैं। इसको जो भी साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जो भी ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2000 नेक्स्ट ईयर पे, मतलब 31 मार्च पे जाके खत्म होता है, ये जो 12 मंथ्स होते हैं ना, ये जो 12 मंथ्स होते हैं, इसी को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। इसको क्या कहता है? फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। अब बताओ, यहाँ पे मिस्टर चुन्नू है। मिस्टर चुन्नू एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, ठीक है। कोई सैलरीड एम्प्लॉय भी हो सकता है, बट मैं आपको शॉपकीपर की तरह समझा रहा हूँ। मान लो भाई ये कोई शॉपकीपर है। अब ये पूरे साल भर में क्या कमाया, कैसे पता चलेगा? जब भाई 1 अप्रैल 2023 को क्या ये सोच सकता है कि कितने पैसे कमाने वाला है? सर 1 अप्रैल को तो नहीं सोच सकता, एस्टिमेशन लगा सकता है कि क्या इनकम होगी। बट सर 2 महीने बाद कुछ पता चलेगा क्या कमाए, फिर 3 महीने बाद कुछ पता चलेगा क्या कमाए, ऐसे करते करते पूरा एक साल बीत जाएगा तो पता चलेगा क्या कमाए। तो कहा गया कि क्या कोई भी पर्सन कुछ भी कमा ले तो टैक्स ले ले? तब बताया गया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं नहीं, एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दी गई है, जिसको आप करते हो बीईएल, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कि इस इनकम, इस रकम से, इस इतने रुपए से ऊपर अगर किसी ने कमाया है तो ही टैक्स देगा, वरना वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में चल जाता है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। ओके सर, ये कितनी है? जनरली जनरली ये 2.5 लाख रुपए है। अभी समझिए आप, बाकी चार्ट्स के अंदर तो पूरा डिटेल भर भर के समझेंगे ना। देखो चार्ट्स के अंदर तो पूरी डिटेल है, यहाँ पे 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, सब कुछ है, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। अभी बात समझो बस, ठीक। सर मतलब 12 महीने के अंदर अगर हमने एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर अमाउंट कमा लिया, 12 महीने के अंदर हमने अभी एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर अमाउंट कमा लिया, तो हमें टैक्स देना पड़ता है। एकदम सही बात। तो सर हम क्या कब टैक्स दे दें? नवंबर के महीने में दे दें क्या? इस 12 महीने में तो नवंबर का महीना भी आ गया, तब दे दे क्या? दिसंबर का भी दे दे क्या? वो चीजें आगे समझाई जाएगी एडवांस टैक्स कॉन्सेप्ट में। जनरल सी बात समझो, नहीं नहीं नहीं, टैक्स अगले साल दो। मतलब जिस साल आपने पैसे कमाए, इस 12th महीने को बोला जाएगा प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल एवरी 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल टिल 31 मार्च इज अ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जिसमें अर्निंग की है, जिसमें टैक्सेबल अर्निंग की, दैट इज अ प्रीवियस ईयर, और इस अर्निंग पे टैक्स अगले साल जाएगा। कि भाई अभी इसी साल का 31 मार्च तक जो कमाए उस पे 31 मार्च के बाद ही तो टैक्स भरोगे। 31 मार्च तक जो पैसा कमाया उस पे आप 31 मार्च के बाद, मतलब 1 अप्रैल पे ही तो टैक्स भरोगे। मतलब सर अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पे? सर देखिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। तो इस जो प्रीवियस ईयर में जो अर्निंग हुई, इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर, जिसमें पैसा कमाए, प्रीवियस ईयर में जो अर्निंग हुई उस पे जिस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स जाता है, जिस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स जाता है उसको कहते हैं सर असेसमेंट ईयर। इज इट क्लियर? सर प्रीवियस ईयर लिखने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे हम इसको कहेंगे प्रीवियस ईयर 23-24, 23 एंड 24, प्रीवियस ईयर 23 एंड 24 इसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर देखो अप्रैल 23 से स्टार्ट हो रहा है और मार्च 24 तक खत्म हो रहा है, तो दैट इज अ प्रीवियस ईयर 23-24। लेकिन इस साल जो कमाए भाई, वो उस पर हम टैक्स तो अगले साल भरेंगे ना, क्योंकि इस साल के एंड में पता चला हम कितना कमाए। इस साल के एंड में हमको पता चला हम कितना कमाए, तो उस पर टैक्स हम कब भरेंगे? तो उस पर टैक्स तो हम अगले साल भर रहे होंगे। इसलिए नेक्स्ट ईयर, जिस नेक्स्ट ईयर में हम उस पर टैक्स भरेंगे, तो इसको क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। देखो ये साल कब स्टार्ट हुआ होगा? सर ये साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 24 से लेके, और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2025 पे। तो सर प्रीवियस ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाए, दैट इज अ प्रीवियस ईयर, 23 से 24 का टैक्स जाता है असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर। कब जाता है सर? असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर। इज इट क्लियर विथ यू? सर इतनी छोटी सी बात तो क्लियर है। सर हाँ,
एक बात बताइए सर, कौन टैक्स भरेगा? एक लिमिट विमिट तो आपने बता दी, तो सर इसके साथ साथ टैक्स के रेट्स भी होते हैं, कुछ कुछ टैक्स के रेट्स भी बताएंगे ये कि इस रेट से आपको टैक्स भरना है, 15% भरना है, 10% भरना है, 5% भरना है, 30% भरना है। ओके सर, कुछ टैक्स के रेट्स अभी हम पढ़ेंगे। हाँ, वो भी हमारे चार्ट में इंक्लूड्स हैं। सर कौन टैक्स भरेगा? कोई पर्सन भरेगा क्या? जी हाँ, पर्सन भरेगा। जिस तरीके से जीएसटी के अंदर टैक्सेबल पर्सन पढ़ते हो, उसी तरीके से यहाँ पे भी पर्सन की बात आती है कि कौन भरेगा। तो देखो, कोई इंडिविजुअल कमाया वो भी भरेगा, एचयूएफ कमाई वो भी भरेगा, एओपी आर्टिफिशियल एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन, ये सब कोई भी कमाएगा, कोई फर्म, कोई एलएलपी, कोई कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, जो भी पैसे कमाएगा वो सब टैक्स भरेगा। और पर्सन की मीनिंग के अंदर सभी को डाल दिया गया है। बट एक बात याद रखना है, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अलग टैक्स रेट है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग टैक्स रेट है, फर्म्स के लिए अलग से टैक्स रेट बताया गया है, कंपनी में भी फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी, दैट इज अ डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी के लिए अलग अलग टैक्स रेट बताया गया है। तो इस चीज को भी हम पढ़ेंगे, याद रखना सर, इस सब चीजों को पढ़ेंगे। सर 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 हाँ, एक पर्सन है जॉन सेना, सर वो WWE में प्ले करता है, ठीक है, तो सर उसकी जो इनकम उस पर भी टैक्स ले लेगा? नहीं, वो आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताएगा कि टैक्सेबल इनकम इन इंडिया कौन सी होती है। वो आपको चैप्टर नंबर 2 में बताएगा कि टैक्सेबल इनकम इन इंडिया कौन सी वाली होती है, तो वो हम वहां पे समझेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं? बेसिक कंसेप्ट, जितना अमाउंट टैक्सेबल हो गया उस पर किस हिसाब से टैक्स लगाया जाए, एकदम जनरल सा बेसिक कंसेप्ट कुछ हम समझ रहे हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया कि कोई इंडिविजुअल होगा, एचयूएफ होगा, कंपनी, फर्म, एलएलपी होगी, जिन पर्सन पे टैक्स तब लगेगा अगर उन्होंने फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल अमाउंट बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट से ज्यादा पैसा कमा लिया। मतलब जब वो उतना पैसा कमा लिया कि उन पे टैक्स लगे, तो जिस प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया, देखो फाइनेंशियल दोनों को बोलेंगे, कोई भी साल जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च खत्म हो रहा है, दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, बट जिस साल की इनकम जनरेट हुई, दैट इज प्रीवियस ईयर, और जिस साल की इनकम पे अगले साल में जब आप टैक्स दे रहे हो, तो दैट इज असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर आपका देख रहे हैं ना 23-24, ये खुद सोचो, इधर एक सेकंड सोचना जरा, ये जो प्रीवियस ईयर तो आप लोग 23-24 देख रहे हो, ये इसके पिछले साल के लिए, दैट इज पिछले साल कौन सा प्रीवियस ईयर रहा होगा? प्रीवियस ईयर 22-23। इस साल के लिए असेसमेंट ईयर क्या रहा होगा? ये मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसका अगला साल असेसमेंट ईयर हो जाता है। ठीक है सर, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलो, बाकी तो इन डिटेल अपने क्लासेस में चलता है ये चीजें। ठीक सर, ठीक है सर, बट 12 महीने वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर रहते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर तो है ही है। अब वो डिपेंड करता है कि वो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर है या असेसमेंट ईयर है। तो अगर उसी ईयर की इनकम निकाल रहा हो तो वो प्रीवियस ईयर, और उसके पिछले साल की इनकम निकाल के इस साल टैक्स भर रहा हो तो दैट इज असेसमेंट ईयर। इज इट क्लियर? हाँ सर, डन, क्लियर हो चुका है। पर्सन की मीनिंग भी आप समझ चुके हो कि पर्सन कौन होता है, क्या होता है। मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्कशन दिया, कंपनी में अपने सब कुछ पर्सन है। तो सर इन पे अलग अलग टैक्स रेट होते हैं, और इवन ना इंडिविजुअल्स पे जो होता है उनके एज के अकॉर्डिंग भी टैक्स रेट लगता है कि सर उनका एज फैक्टर क्या है, उसके बेसिस पे भी टैक्स रेट्स के बारे में बात की जाती है। सर जब ये टैक्स रेट आता है ना, तो इसके साथ कुछ कुछ सर चार्ज आता है। सर चार्ज आता है कि मतलब टैक्सेस के ऊपर भी एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स सरचार्ज क्या लगता है? ऑन अ परसेंटेज ऑफ टैक्स कुछ सरचार्ज लगता है। और सर एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी बेसिस पे लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी बेसिस पे लगता है 4%। जो भी टैक्स बनता है गवर्नमेंट कहती है उस टैक्सेस अमाउंट का, सुनो, टोटल टैक्स, टैक्स प्लस सरचार्ज, ये जो भी अमाउंट आया, अज्यूम करते हैं 1000 रुपए आया, तो गवर्नमेंट इस पे 4% का सेस लेती है। अज्यूम करो का 4% कितना होता है सर? 40 रुपए। ये 40 रुपए एक्सक्लूसिवली हेल्थ और एजुकेशन के लिए खर्चा होगा इंडिया के अंदर। हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए खर्चा होगा ये 4%। इसको उन्होंने साइड में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से 4% आपसे डिमांड कर लिया है। इतना क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। ओके सर, इतना क्लियर है? यहाँ तक की बात तो सर अपने को क्लियर है। सर हाँ, अब कुछ चीजें और भी आती है, और कुछ चीजें आती है जो ये ना इंडिविजुअल्स के लिए होती हैं। बेसिकली बेसिकली इंडिविजुअल्स को एक रिबेट देते हैं, जो आप 87 ए रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए पढ़ेंगे कि एक सर्टेन अमाउंट तक अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे उन्होंने कहा 2.5 लाख के ऊपर की इनकम पे टैक्स लगेगा, लेकिन अगर 5 लाख तक की इनकम है ना, चलो चलो आपको रिबेट दे देते हैं कि आप टैक्स मत भरो। इस चीज को हम भी पढ़ेंगे। अगर आप 5 लाख तक कमा रहे हो तो चलो चलो रिबेट दे देते हैं, मत भरो। तो आप एक रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए पढ़ेंगे और इसकी कुछ कंडीशंस भी पढ़ेंगे। ठीक है सर, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा
कि आप इस चार्ट के अंदर, जो इतना बड़ा सा चार्ट है ना, इसमें आपका इस चार्ट को अगर रख के क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना, पढ़ते रहोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, चार्ट अपने पास रखे रहना बहुत मदद करेगा, कहीं कंफ्यूज नहीं होने देगा। ठीक है, आप 87A के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद इस साल से इन्होंने ना, निर्मला सीतारमन जी ने जब बजट आया था तो एक बात बोली थी कि 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लग रहा है एंड ऑल दैट। इन्होंने, अब आपको एक जनरल बात सुनना ताकि कहीं कंफ्यूजन ना आए, सुनो। करेंटली, सुन लो आराम से, करेंटली इंडिया में दो तरीके के टैक्सेस की बात चल रही है करेंटली। एक इन्होंने बोला डिफॉल्ट, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, कि भाई सभी को हम ये दे रहे हैं डिफॉल्ट। जैसे बहुत सी चीजें आप लोग देखते हो ना, डिफॉल्ट फोन में डिफॉल्ट सेटिंग होती है, कुछ चीजें जो होती ही हैं, तो उन्होंने कहा हम सभी को ये चीज देते हैं जिसको कहते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 बीईसी। हम सभी को ये देते ही हैं, इसके कुछ कंडीशंस भी हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है सर। और एक दूसरा आया जिसको ये नहीं चाहिए भाई, वो इससे कर जाओ ऑप्ट आउट, हम इसको छोड़ते हैं और नॉर्मल टैक्स प्रोविजन की तरफ जा रहे हैं, या ऑप्शनल, जिसको कहेंगे ऑप्शनल टैक्स रिजिम या नॉर्मल टैक्स प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ टैक्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो ये दो अलग अलग टैक्स यहाँ पे ना, समझो यहाँ पे टैक्स स्लैब रेट दो अलग अलग हो जाते हैं आपके लिए, तो यहाँ पे स्लैब रेट्स दो अलग अलग हो जाते हैं, और इसी तरीके से रिबेट भी फिर दोनों को अलग अलग दिया जाता है। तो यही पूरा कंसेप्ट अब आपको समझना है। हर किसी को क्या पकड़ाया जा रहा है, 115 बीएससी का डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अब आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप इसको लें या ऑप्ट आउट कर जाएं। देखो लॉ का वर्ड है ऑप्ट आउट कर जाएं। ठीक है, ठीक है सर। आगे देखा जाए तो सर आप पहले बताओ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम क्या है। आओ आओ बच्चों, तुम्हें पढ़ाएं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम क्या है? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब कि भाई जिस बंदे ने कुछ कमाया उसको हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लगा रहे हैं कि यही वाला टैक्स तुम्हारे पे एप्लीकेबल होगा, यही वाला टैक्स आपके पे एप्लीकेबल होगा। सर क्या होता है इसमें? देखो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का एक बात आप कह सकते हो, कंसेशनल टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन। मतलब ऑलवेज रिमेंबर, ये जो है ना, ये सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, फर्म और कंपनी के ऊपर मत लगा देना, फर्म और कंपनी के ऊपर डिफॉल्ट टैक्स रेट मत लगा देना। इंडिविजुअल एचयूएफ, यूपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्संस के लिए ही डिफॉल्ट टैक्स रेजिम आई हुई है। ठीक है सर। सर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या स्लैब रेट है? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम स्लैब रेट मतलब आप 15 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो किस हिसाब से, किस हायरार्की में आपके ऊपर टैक्स लगेगा वो बता रहे हैं कि पहले 3 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, पहले 3 लाख रुपए पे 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 3 लाख से 6 लाख तक जो आपने कमाया ना, उस पे 5% का टैक्स लगेगा। मतलब ये जो डिफरेंस का 3 लाख रुपए आएगा, इसके ऊपर आपका 5% का टैक्स रेट लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो 6 से 9 लाख पे 10% का टैक्स लग जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पे जो 3 लाख जनरेट हुआ उसके ऊपर 30,000 रुपए का टैक्स लग जाएगा, यहाँ पे 15,000 रुपए का टैक्स लग रहा था। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब अगले नेक्स्ट 3 लाख पे 15% का लगेगा, दैट इज 45,000 आता है टैक्स रेट। उसके बाद सर यहाँ पे अगेन 20% का टैक्स रेट लगेगा, 60,000 आता है। और 15 लाख के अबव जो भी कमाओगे उस पर 30% का टैक्स रेट लग जाएगा। ये आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर है। ठीक समझ में आया? हाँ सर, यहाँ बात समझ में आई। ये आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर है, तो इस चीज को ऑलवेज रिमेंबर रखना, इस चीज को ऑलवेज याद रखना। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम भी आपको मिलती है, और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन और एचयूएफ को ही अवेलेबल है, इंडिविजुअल एचयूएफ को ही अवेलेबल है, जिसमें 3 लाख ऐसे याद करो, 3, 6, 9, 12, 15 और उससे ऊपर वालों को अवेलेबल है, 5, 10, 15, 20 और 30। याद रखना यहाँ पे गलती से भी यहाँ पे कोई 25% का क्राइटेरिया नहीं है, 25% का कोई स्लैब रेट ही यहाँ नहीं है, 25% का कोई स्लैब रेट नहीं है। 5, 10, 15, 20 और 30% सीधे, कि अगर 15 लाख के ऊपर आप कुछ भी कमाते हो, अज्यूम करते हैं आपकी इनकम अगर 20 लाख रुपए है, तो 15 लाख तक तो ऐसे गया, और बाकी 15 से 20 लाख, 5 लाख पे डायरेक्ट 30%, 1,50,000 रुपए टैक्स बन जाएगा, इनकम टैक्स। ओके ओके। अब किसी को लगता है कि भाई हम ये वाला चीजें नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लेते हो तो बहुत से डिडक्शंस आपको नहीं मिलते हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिडक्शंस पढ़ेंगे, बस इतना समझो, बहुत सी आपको बेनिफिट्स छोड़ने पड़ते हैं इसको लेने के लिए। ठीक है भाई, गवर्नमेंट दे रही है तो कुछ तो आपसे लेगी भी ना, बहुत से बेनिफिट्स छोड़ने पड़ते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लेने के लिए। तो जब हमारे जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जब हमारे क्लाइंट्स आते हैं
तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि भैया क्या इस पूरे चार्ट का निचोड़ निकाल के कि क्लाइंट के लिए क्या फेवरेबल है, फिर हम वही चीज क्लाइंट के साथ करते हैं। तो सीधी सीधी बात है, तो जब इस तरीके का कुछ हुआ तो अगर ये बेनिफिट है तो इसको देंगे, वरना इससे हम ऑप्ट आउट कर जाएंगे। अगर ये बेनिफिशियल है तो हम इस प्रोविजन को लगाएंगे, वरना हम इससे हम ऑप्ट आउट कर जाएंगे। अब याद रखना, अगर हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लेते हैं, मतलब ये वाली सेक्शन लेते हैं, तो केवल यही 3 चीजें हमको अलाउड है। एटीसी CD2, एटीसी H2 और 80JJAA वो एक एम्प्लॉय वाली सेक्शन है। एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट का एक आपका इंश्योरेंस कंपनी के लिए अगर एनपीएस वगैरह में आप पैसा देते हो, वो सब कुछ है इसके लिए। तो देखो जनरली क्या होता है, एक बात आपको हम बता दें, जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं ना, सैलरीड एम्प्लॉय, वो चाहे तो इस साल डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ले, अगले साल कोई नॉर्मल ले, फिर डिफॉल्ट ले, फिर नॉर्मल ले, दे आर फ्री टू चूज। बट बिजनेसमैन ने जो एक बार चूज कर लिया, जिसकी इनकम पीजीबीपी में होती है, जिसने जो वो एक बार जो उसने चूज कर लिया ना, वही उसको लेना पड़ता है। इसलिए बिजनेसमैन के केस में इसको हम लोग ज्यादा कंसीडर करते हैं, और सैलरीड एम्प्लॉयज के केस में तो कंसीडर करते ही करते हैं। जिसकी भी इनकम 18 लाख के ऊपर हो गई हो, 20 लाख के ऊपर हो, हम लोग कंसीडर करते हैं भाई साहब। ठीक है सर जी, आइए सर अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं सर, अगर हमने ये वाला चीज नहीं लिया, अच्छा देखो इसमें नॉट अलाउड क्या होगा, तुम देखो एक बार सोचो नॉट अलाउड क्या होगा। अगर हमने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ली, तो मैं एक जनरल से बात करूं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कुछ भी नहीं मिलेगा। एलआईसी एंड एलआईसी वगैरह का कोई खर्चा नहीं आपको अलाउड हो रहा है। मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर जो एटीजी की डिडक्शंस होती है, डोनेशन वाली, मेडिकल ट्रीटमेंट वाली, कुछ भी आपको अलाउड नहीं हो रहा है। साथ ही साथ सर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी अलाउड नहीं होता, लीव ट्रेवल अलावेंस भी आपको अलाउड नहीं हो रहा है। बहुत सी चीजें नहीं अलाउड हो रही है, इसलिए सैलरी के केस में भी देखना पड़ता है, और पीजीबीपी केस में तो और अच्छे से देखना पड़ता है। सैलरीड एम्प्लॉय के केस में भी देखना पड़ता है, अदर एम्प्लॉय के केस में भी और ज्यादा अच्छे से देखना ही पड़ता है अपने को। ठीक है सर, ये वाली बात तो अपने को समझ में आ गई। अब सर अगर हमने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं लिया, अगर हमने ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं लिया, तो हम क्या लें? तो हम क्या लें? तो एक वर्ड यूज होता है ऑप्ट आउट। आप इससे आउट हो गए, आप इससे आउट हो गए। आपने क्या किया? आपने ऑप्ट किया कि हम इस डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से भाई आउट रहेंगे। आपने ऑप्ट किया कि हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से आउट रहेंगे। ओके सर, अब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से आउट हो जाओ, तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा ऑप्शनल टैक्स रेजिम। आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से खुद को आउट किया, तो आपको मिलेगा ऑप्शनल टैक्स रेजिम। सर ऑप्शनल टैक्स रेजिम में क्या होता है? देखो, ऑप्शनल टैक्स रेजिम और पढ़ते हैं। ऑप्शनल टैक्स रेजिम किसको मिलेगी, इसको सुनना पहले, ठीक है ना? लाइक सर, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन हैव टू पे टैक्सेस एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन, जिन्होंने, यही तो थे जो डिफॉल्ट ले सकते थे। ओके, यही तो थे जो डिफॉल्ट ले सकते थे, और इन्होंने डिफॉल्ट नहीं लेके क्या ले लिया? ऑप्शनल ले लिया। तो अब ये ऐसे टैक्स पे करेंगे। कैसे पे करेंगे? ऐसे पे करेंगे कि पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे होगा। उसमें 3 लाख था। चार्ट कंपेयर का बगल में ही है भाई, पहले 2.5 लाख तक कुछ नहीं होगा। और कलरफुल चार्ट तो देखो यहाँ पे निकला हुआ भी है एकदम प्यारा सा, अगर आपको दिख रहा हो तो। पूरा एक कलरफुल चार्ट निकाला हुआ है, कुछ बच्चों की डिमांड थी तो उन बच्चों को भेजने के लिए। ठीक है, ठीक है। A4 A2 साइज, या सॉरी A3 साइज का भी। ये स्क्रीन ब्लिंक क्यों कर रही है? वाइट बैलेंसिंग हो गई। चलो, पहले 2.5 लाख रुपए तक तो सर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। दूसरा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स टैक्स रेट, और 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स रेट लग जाता है। सर अभी आप लोग कहोगे, अरे सर यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे 5 के बाद 10 था, फिर 15 था, फिर 20 आ रहा था, और 15 लाख के बाद 30% का लगता था। सर इस यही अच्छा था? नहीं, प्राइमा फेसिया, पहली नजर में देख के आप नहीं बता सकते अच्छा क्या है। यू हैव टू कैलकुलेट, आपको सब कुछ कैलकुलेट एक बार करना पड़ेगा, जो हम लोग भी करते हैं कि भैया किसका क्या होगा। इवन हमारे यहाँ जब आईटीआर हम लोग भरते हैं प्रोफेशनल वर्क में, तो आईटीआर भरने में हम लोग टाइम अच्छा लेते हैं, क्लाइंट से बात भी करते हैं, सब चीजें उसको समझाते भी हैं, बताते भी हैं, इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस भी देते हैं, और प्रोफेशनल वर्क हम लोग इसी तरीके से कर रहे होते हैं। पूरे ऑफिस में कुछ स्टूडेंट्स भी इस काम को कर रहे होते हैं, पूरा प्रोफेशनली वर्क चलता है इस पे। चलो आगे बढ़ते हैं सर, इस बात पे आगे बढ़ते हैं सर। सर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें क्या मिलेगा? 2.5 लाख तक वाली बात सर तो आपने बता दी। अब क्या आया? अब इंडिविजुअल एओपी, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पे हैव टू पे नॉर्मल टैक्स रेजिम। बट सर यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे बतानी थी, ये देखो, ये किसके लिए अवेलेबल है?
सर केवल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, ओआर मतलब रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, दोनों रेसिडेंट की मीनिंग में आ गए। आर बट एन ओ आर या आर बट ओ आर, ये चैप्टर नंबर 2 में समझोगे। बस इतना समझो, चाहे कोई रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, दोनों के ऊपर ये वाला चीज लगता है नॉर्मल प्रोविजन। अब आप कहोगे सर नॉन रेसिडेंट की इनकम पे टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट मतलब मोटा मोटी समझे तो नॉन रेसिडेंट मतलब अभी के लिए आप समझो कि सर जो भारत में नहीं रहता था, जो भारत का निवासी नहीं है। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है जो भारत का निवासी नहीं है उसकी कुछ इनकम पे भारत में टैक्स लगता हो सकता है भारत का निवासी था, भारत से कुछ पैसे कमाता हो, उसकी प्रॉपर्टी हो और जिसपे उसको भारत में टैक्स भरना हो, तो उसके ऊपर भी यही वाला स्लैब रेट लगेगा। बाकी डिटेल चैप्टर 2 में समझोगे, ये बेसिक्स है, बेसिक तक समझो। ठीक है सर जी। अब सर रेसिडेंट बट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए 2.5 लाख, 5 लाख, 5 से 10 लाख और 10 से ऊपर वाला स्लैब रेट लगता है। लेकिन सर अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 ईयर से लेकर 79 ईयर तक है, 80 तक नहीं, 60 से लेकर 79 ईयर तक है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट लगता है। अब एक लाइन अच्छे से यहाँ समझना बेटा, अब यहाँ समझना, अगर सीनियर सिटीजन है और वो रेसिडेंट है तभी उसको ये 3 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई 82 ईयर्स का आदमी है, समझो 62 ईयर 82 ईयर कोई भी उठा लो, और वो नॉन रेसिडेंट है तो भी उसको 2.5 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा, 2.5 लाख नहीं उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है और वो रेसिडेंट है तो ही सर उसको 3 लाख तक का बेनिफिट मिलता, वरना नहीं मिलता है। इसी तरीके सर कोई वेरी सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन 60 साल तो छोड़ो सर, 80 साल का आदमी हो गया, मतलब एज 80 ईयर्स और मोर, 80 साल या उससे ऊपर के लोग जिनको हम वेरी सीनियर सिटीजन कहते हैं या सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, अगर वो होते हैं तो सर उनकी 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 5 लाख से 10 लाख तक पे 20% और उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट लग जाएगा। तो ये देखो हमने क्या पढ़ा, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कोई एज के हिसाब से स्लैब नहीं है, लेकिन नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में एज के हिसाब से है, बिलो 60, 60 टू 79 और 80 टू एबव। अब सर एक बात और समझो, जो सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन का बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के रेसिडेंट्स लोगों को मिलता है। देखो केवल भारत के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो ना, रेसिडेंट को मिल रहा है दोनों, नॉन रेसिडेंट। अब यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बताते हैं। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई रेसिडेंट है, समझो नॉन रेसिडेंट ने कमाया 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, दोनों की एज है 82 ईयर्स, दोनों की एज है 82 ईयर्स, इसने कमाया 5 लाख रुपीज और रेसिडेंट ने भी कमाया 5 लाख रुपीज, दोनों की एज 82 ईयर। बट रेसिडेंट के हाथ में कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं आएगी, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 5 लाख तक नहीं है। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट आदमी है ना, उसको भाई 5 लाख पे टैक्स देना पड़ जाएगा। 2.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 से 5 पे 5% के हिसाब से उसको 12,500 रुपए का टैक्स देना पड़ जाएगा। ये है फर्क इस बात का कि रेसिडेंट को मिलता है, नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलता है। सर यहां तक की बात भी क्लियर हो गई। और एक अच्छी बात समझो, above limit is for income other than income chargeable to tax at special rate। अब आप कहोगे सर मेरे को लॉटरी की इनकम लग गई, देखो 3 लाख की लॉटरी है तो 3 लाख और मेरी एज है 62 ईयर तो 3 लाख तक इनकम मिल, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कुछ इनकम्स को बोला गया दैट आर स्पेशल रेट इनकम, कैजुअल इनकम हो गई, क्लबिंग की हो गई, सॉरी क्लबिंग कह रहे हैं, हॉर्स रेस की हो गई, गैम्बलिंग की हो गई, कार्ड गेम्स की हो गई, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये सब स्पेशल रेट इनकम है। उसके ऊपर ये स्लैब रेट नहीं लगता है, वो स्पेशल रेट इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है और वो इसी में आप पढ़ोगे। स्पेशल रेट इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, वो इसी में आप पढ़ोगे। उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस नहीं लगते हैं, उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस नहीं लगते। ओके सर, मतलब क्या है, स्पेशल टैक्स की भी कुछ इनकम्स होती है क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है एक, वो 112 ए और मतलब ये दोनों आप पढ़ोगे 112 ए भी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 111 ए, कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। लॉटरी की इनकम, विनिंग की इनकम, अदर कैजुअल इनकम कुछ हो गई भाई, कैजुअल इनकम भी तो होती है, तो इस तरह कुछ इनकम हो गई तो उसका टैक्स रेट अलग लिखा है। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए इन्होंने क्या बोला सर, 20%, 112 ए वाले के लिए 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला होता है तो 15% और कैजुअल इनकम्स के लिए 30% का टैक्स रेट दिया इन्होंने। साथ साथ आपको एक बात बता देते हैं, अनएक्सप्लेन्ड मनी है, अगर कुछ अनएक्सप्लेन्ड मनी है, इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंडिचर है। अज्यूम करो आपने 8 लाख रुपए का कोई घर खरीदा है, ठीक है, और
2 साल बाद आपने उसको 12 लाख में बेच दिया। जैसे आपने 12 लाख में बेचा, 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए। लोगों ने बोला 12 लाख रुपए, टैक्स डिपार्टमेंट आया, हेलो हेलो, आप बोले हाँ जी बोलिए। टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ये 12 लाख रुपए का आपने घर बेचा है क्या? हाँ बेचा है। खरीदा कब था? तो कहा खरीदे थे यार, 12 लाख रुपए घर खरीदे थे। अच्छा खरीदे थे, कब खरीदे थे? खरीदे थे हम 2 साल पहले। कितने में? 8 लाख रुपए में। 8 लाख रुपए कहाँ से आए थे? वो नहीं बता पाया। 8 लाख रुपए कहाँ से आए थे नहीं बता पाया भाई। उसके बुक्स में दिख रहा है कि भाई उसके पास 2 लाख रुपए नहीं है, 8 लाख रुपए घर कैसे खरीद लिए? तो दैट इज इन्वेस्टमेंट, कह लो कि अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट थी। तो मान लिया जाएगा वो तुम्हारी 8 लाख रुपए इनकम थी, समझ रहे हो? अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए आपकी शादी शादी का एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल जनरल सा खर्चा किया आपने 5 करोड़ रुपए। टैक्स डिपार्टमेंट आके कह रहे भाई तुम्हारे आईटीआर में दिख रहा है कि तुम्हारी इनकम 5 लाख रुपए है, 5 करोड़ कैसे खर्चा किए? तो दैट इज अनएक्सप्लेन्ड 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 एक्सपेंडिचर। तो जो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर था या इन्वेस्टमेंट था या जो मनी थी, उसको मान लीजिएगा तुम्हारी इनकम है और उस पर 60% का टैक्स रेट लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से बात समझना। ये जो हमने स्लैब रेट पढ़ा, ये जो अभी तक ये इतना वाला, ये जो अभी तक हमने यहाँ पे ये दिख रहा है, हाँ सर ये दिख रहा है। ये जो हमने स्लैब रेट पढ़ा ना, ये स्पेशल अदर देन था। ये क्या था? अदर देन स्पेशल रेट वाली इनकम। स्पेशल रेट वाली इनकम हम यहाँ देख लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल, कैजुअल इनकम या अनएक्सप्लेन्ड मनी वगैरह वाली बात होती है, तो उस पर अलग से टैक्स रेट लगता है। बाकी सारी इनकम मतलब स्लैब रेट के थ्रू जाएगी। इतना क्लियर है? इतना विजन क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। जिसको भी टैक्सेस में प्रॉब्लम हो ना, और अगर पहले पढ़ रखा है तो मेरी अभ्यास रही ज्वाइन करना, जिसके अंदर हम लोग लगभग आईसीआई मॉड्यूल के 225 प्लस क्वेश्चन क्लास में विथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करवाते हैं, मजा आएगा। ठीक ठीक है, चलो पहले इतना समझो, यहाँ तक की बातों से समझ में आ रही। सर हाँ एक बात और बताइए, ये क्लैरिफिकेशन कैसे पता चलेगा कि मेरी एज क्या है? सर मैं, मेरा डीओबी 1 मई को है, तो सर 1 मई को है और मैं मेरा बर्थडे है 1 मई को बनाते हैं। तो 1 मई 2021 को अगर मेरी उम्र 21 साल है, तो 1 मई 2022 को मेरी उम्र क्या 22 साल होगी? नहीं, आपकी उम्र 30 अप्रैल, मेरी उम्र 30 अप्रैल 2022 को ही 22 वर्ष पूरी हो जाएगी। मतलब एक दिन पहले वो साल कंप्लीट हो जाता है। ये क्यों झगड़ा स्टार्ट हुआ? ये झगड़ा इसलिए स्टार्ट हुआ कि भैया 60 साल कब पूरा हुआ, ये बताने के लिए। किसी का 80 साल कब पूरा हुआ? कोई 1 अप्रैल को पैदा हुआ, तो उसका कब पूरा हुआ भाई? इसलिए इन्होंने बताया, देखो सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ अटेनिंग एज बॉर्न, अगर कोई 1 अप्रैल को पैदा हुआ है तो मान लेगा कि उसकी एज कंप्लीट हो गई है, अटेन अ पर्टिकुलर एज एट 31 मार्च, 31 मार्च को 1 साल पूरा हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बहुत बेसिक सा पॉइंट था, लेकिन चूंकि क्वेश्चंस में एक डिस्कशन का मुद्दा है इसलिए मैंने बता दिया आपको कि अगर कोई 1 अप्रैल को पैदा हुआ है तो 31 मार्च को इसकी एज कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसा कोई झगड़ा करने वाली बात नहीं है। मान लो कोई 31 मार्च को अगर 60 साल का हो गया, तो सर उसको ये वाला स्लैब रेट मिल जाएगा, ये वाला स्लैब रेट उसको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक की बात तो अपने को क्लियर है। ठीक है, ठीक है सर जी। हाँ सर, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आते हैं सर, ऊपर पढ़ते हैं। सर हाँ, स्लैब रेट कैसे लगता है? हमने ये आपने स्लैब रेट बताया इंडिविजुअल एचएफ एओपी बीओए आर्टिफिशियल जुडिक्शनल पर्सन के लिए। सर बाकियों के लिए क्या? तो देखो बाकियों के लिए अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पाई जाती है भैया, भारत में पाई जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस सोसाइटी की इनकम इस तरीके से टैक्सेबल होगी। अगर वो सोसाइटी अप टू 10,000 अर्न कर रही है, अगर वो सोसाइटी अप टू 10,000 अर्न कर रही है तो 10% का टैक्स भरेगी। अगर वो सोसाइटी 10,000 से ऊपर 20,000 रुपए तक अर्न कर रही है तो 20% का टैक्स स्लैब करेगी, और 20,000 से ऊपर वाले पे इनकम पे 30% का टैक्स पे करेगी। कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी। सरचार्ज सेम एज डोमेस्टिक कंपनी, अभी हम बताएंगे सरचार्ज क्या होता है, और जो सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी पे लगता है वही कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी लगता है। आगे बढ़ते हैं। सर अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब मुंबई कॉर्पोरेशन, मुंबई कॉर्पोरेशन जो है, नगर निगम जो है, डीएमसी, बीएमसी, ये सब जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो भी नगर निगम है, लोकल अथॉरिटीज है, उनके ऊपर या किसी एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर क्या टैक्स रेट लगेगा? तो उनके लिए इन्होंने बोला टैक्स रेट 30% का जाता है फ्लैट। 1 रुपया कमाए 30 पैसा टैक्स भर दो, 100 रुपए कमाए 30 पैसा टैक्स भर दो। और भाई कमाने का मतलब ये होता है कि नेट रिसीट माइनस खर्चा, नेट रिसीट माइनस खर्चा। 100 रुपए रेवेन्यू आया, उस पर टैक्स नहीं, 100 रुपए रेवेन्यू आया, 70 रुपए खर्चा हुआ, मतलब 30 रुपए तुम्हारी इनकम हुई, उस 30 रुपए इनकम पे 30% टैक्स, मतलब 9 रुपए का टैक्स आ जाता है। 30% का डायरेक्ट टैक्स लगता है। ओके सर, सर 30% का डायरेक्ट टैक्स लगता है। ओके,
कंपनी के केस में भी कुछ टैक्स लगता है क्या सर? हाँ सर, कंपनी के केस में भी लगता है। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है तो, और अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी नहीं है और वो फॉरेन कंपनी है तो, अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी मतलब वो वाली कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई हो आउटसाइड इंडिया, जिसका जो कंपनी बनी हो, जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ विदेशों में, अमेरिका में अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो भारत के लिए क्या है? फॉरेन कंपनी है। ठीक, तो फॉरेन कंपनी के ऊपर बोला टैक्स रेट 40%, उसकी इनकम का, रेवेन्यू का नहीं, इनकम जितना कमाएगी उसका 40% टैक्स उसको भारत में भरना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है ना, डोमेस्टिक कंपनी है और उसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर, ये थोड़ा सा तुमको याद रखना पड़ेगा, इसका लॉजिक इस क्लास में हम नहीं दे सकते हैं। एक इन्होंने दिया है भाई कि इस कंपनी को थोड़ा कम टैक्स दो। प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर अगर उसका 400 करोड़ का टर्नओवर है तो उसके ऊपर 25% का टैक्स रेट लगता है। प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर अगर 400 करोड़ का टर्नओवर है तो उसके ऊपर 25% का टैक्स रेट लगता है। अप टू 400 करोड़ लिखा है, 399 करोड़ है तो भी 25% का टैक्स रेट लगेगा। कहा जाएगा कि भाई इसको थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं, अभी नई नई कंपनी है। देखो 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22, और हम किसके लिए निकाल रहे हैं? 31 मार्च 2024 के लिए, मतलब पिछले साल तुरंत बेनिफिट नहीं दिया, उसके पिछले साल के बेनिफिट दिया। क्यों? क्योंकि जस्ट प्रीवियस ईयर में तो आप अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, बट 2 साल पुराने अकाउंट्स को मैनिपुलेट आज की डेट में नहीं कर पाओगे। इसलिए उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2022 वाले प्रीवियस ईयर में अगर किसी का टर्नओवर 400 करोड़ तक ही था तो उस कंपनी पे टैक्स 25% लगेगा, और अगर उससे ज्यादा था तो उस कंपनी पे, डोमेस्टिक कंपनी पे रेट 30% का लगेगा। मतलब सर फर्म पे भी 30% का टैक्स रेट है, डोमेस्टिक कंपनी पे भी 30% का टैक्स रेट है। अगर डोमेस्टिक कंपनी 31 मार्च 2022 वाले प्रीवियस ईयर, दैट इज 21-22 वाले प्रीवियस ईयर में अगर उसका टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो उस पर 25% का टैक्स रेट लगता है। ठीक है सर? हाँ सर। सर डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? तो डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, इधर आओ। डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है हु मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। वो वाली कंपनी जो जो कंपनी भारत से जितना पैसा कमाती है, कंपनी जो भारत से पैसा कमा रही है और उस पैसे को, डिविडेंड को डिक्लेयर और डिस्ट्रीब्यूट, डिक्लेयर और पे करने का अरेंजमेंट भारत में ही करके रखी है, उसको कहते हैं डोमेस्टिक कंपनी। अगर पढ़ लो, मेड अरेंजमेंट, मेड अरेंजमेंट फॉर declaring and paying dividend, made arrangement for declaring and paying dividend within India out of the income chargeable to tax in India। जो पैसा भारत से कमा रहे हो वो भारत में ही डिविडेंड की तरफ बांटने की व्यवस्था कर रखे हैं, तो आप डोमेस्टिक कंपनी है। इज दैट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलो आगे आए सर, आगे बताते हैं। सर अब सरचार्ज को पढ़ा दो। चलो सर सरचार्ज पढ़ लेते हैं। सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? सिर्फ, सॉरी, सरचार्ज के पहले रिबेट पढ़ते हैं। मैंने आपको देखो यहाँ क्या बताया था कि यहाँ पे सब जो इनकम आती है उसमें कुछ रिबेट भी दे रही है गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 87A। तो और सर रिबेट को समझते हैं। सर रिबेट क्या दे रही है? सर क्या दे रही है रिबेट? देखिए सर रिबेट सभी को दिख रहा है, विजिबल है? हाँ सर, हम पढ़ रहे हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलता। किसको नहीं मिलता? नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलता, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को ही दिया जा रहा है। ठीक है सर जी, ठीक है ठीक है। रिबेट किसको मिल रहा है? सिर्फ रेसिडेंट, सिर्फ रेसिडेंट, सिर्फ रेसिडेंट्स को, नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलता, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। ठीक है सर। और स्पेशल पॉइंट एक बात याद रखना, 87A रिबेट तो दे रहा हूं बट 87A अलाउड बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब सरचार्ज के बाद लगता है लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के पहले 87A अलाउड, 87A अलाउड हो जाता है। सरचार्ज के बाद लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के पहले। और 87A अलाउ नहीं होता है 112A वाली इनकम के लिए। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर एंड सिक्योरिटीज है, इसको बस तुम इस चार्ट में लिखे रहोगे ना तो आगे गलती नहीं आएगी। जब आप कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ोगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पढ़ोगे जहां पे होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक, ठीक है सर। तो 87A किसको मिलता है? केवल रेसिडेंट्स इंडिविजुअल को मिलता है। उसके बाद सर ये स्पेशल 112A वाली इनकम के लिए नहीं मिलता है, और रिबेट हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन से पहले होता है, मतलब टैक्स प्लस सरचार्ज के बाद रिबेट आता है। ठीक है सर, इंडिविजुअल्स के लिए आता है। ठीक है सर। क्या सर सरचार्ज इंडिविजुअल्स पे भी लग रहा है? आओ एक बार सरचार्ज देखो। हाँ सर, सरचार्ज, सरचार्ज टैक्स मान लो आपका ऊपर कैलकुलेट होके आया, यहां तक मान लो कैलकुलेट होके आया आपका 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए ज्यादा हो जाएगा, 10 लाख रुपए का टैक्स।
10 लाख रुपए का टैक्स, बहुत कमा रहे हो ना आप लोग, चलो 10 लाख रुपए का आपका टैक्स बन के आया। तो सर जो 10 लाख रुपए का टैक्स बन के आया उसके ऊपर कुछ चार्जेस भी लगते हैं क्या? भाई साहब चार्जेस लगेंगे, भाई साहब चार्जेस लगेंगे, उसको कहते हैं सर चार्ज। और सरचार्ज ऐसे नहीं है कि भाई 15 रुपए टैक्स बना सरचार्ज लगा दो, 3 लाख रुपए कमा 10 लाख रुपए कमाता है टैक्स बना सरचार्ज लगा दो, नहीं। सर चार्ज एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम के ऊपर लगाया गया है। सर भाई जो सर कहने लायक लोग हैं, जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनके ऊपर एक हल्का सा चार्ज लगा दिया गया, दैट इज अ सर चार्ज। ठीक है सर जी। और सरचार्ज याद रखना परसेंटेज ऑफ टैक्सेस का होता है, टैक्स का परसेंटेज लगता है, इनकम पे नहीं लगता है, टैक्स के ऊपर लग रहा होता है नालायक। ओके सर जी। तो देखो अगर अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल है मतलब इंडिविजुअल है, एओपी है, एचयूएफ है, बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशनल पर्सन है, ये सब है, ये ब्रैकेट नहीं है, मतलब यहाँ पे कॉमा होगा, कॉमा है, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, एचयूएफ और एजीपी आर्टिफिशियल जुडिशनल पर्सन, ये सब अगर इन्हीं को तो था ना ऑप्शनल टैक्स रिजिम चूज करने का, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम भी चूज कर सकते थे, ऑप्शनल भी चूज कर सकते थे। तो अगर इन्होंने ऑप्शनल टैक्स रिजिम चूज की, कौन सी वाली, 2.5 लाख वाली, ये वाली दिख रहा है ना, ये वाली अगर टैक्स रिजिम चूज की, ठीक, तो सर इनको क्या सरचार्ज लगेगा? अगर किसी इंडिविजुअल की, हम एक इंडिविजुअल है, हम इंडिविजुअल के हिसाब से बता रहे हैं, अगर एक इंडिविजुअल, अगर मैं 50 लाख रुपए तक कमाता हूं तो मेरे ऊपर कोई सरचार्ज नहीं। अगर इंडिविजुअल एओपी बीओआई एचयूएफ अगर 50 लाख तक कमाते हैं तो कोई टैक्स, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमाते हैं तो 10% ऑफ इनकम टैक्स का सरचार्ज देना पड़ेगा, 10% ऑफ इनकम टैक्स का सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर वो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक कमाते हैं तो 15% ऑफ इनकम टैक्स का सरचार्ज देना पड़ेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक कमाते हैं तो 25% ऑफ इनकम टैक्स का सरचार्ज देना पड़ेगा। और 5 करोड़ से ऊपर अगर हम कमा रहे हैं तो 5 करोड़ के ऊपर जो इनकम आई, 5 करोड़ की जो इनकम है, मान लो मैं 8 करोड़ कमाता हूं, तो 8 करोड़ के ऊपर जो टैक्स बना पहले वो हम टैक्स देंगे, उस टैक्स के ऊपर 37% का सरचार्ज लग जाएगा, वो भी हम पे करेंगे। उसके बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करेंगे, वो आगे बताते हैं। ठीक है सर जी। लेकिन सर अगर यहाँ पे एक ये ऑप्शन था कि या तो ये चूज करो या तो ये चूज करो, तो सर अगर इसके लिए सरचार्ज है तो इसके लिए भी तो सरचार्ज होगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के लिए भी सरचार्ज है, और उसकी सरचार्ज की बात यहाँ की गई है, उसकी सरचार्ज की बात यहाँ की गई है। टैक्स आईटीआर भरना वो बहुत नॉर्मल काम लोगों को लगता है, बट एक्चुअल में वैसा है नहीं, इतना भी नॉर्मल नहीं होता चीजें, अगर कोई ढंग से समझे तो। ठीक है, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, जिसने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ली है उसके लिए अप टू 15 लाख, सॉरी अप टू 50 लाख कोई टैक्स नहीं है, कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख तक की इनकम पे टैक्स भरो, आगे बढ़ो, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ तक कमा लिए ना तो 10% ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज देना पड़ेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% ऑफ इनकम टैक्स का सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। 25% सरचार्ज देना पड़ेगा आपको इनकम टैक्स का। इज इट क्लियर विथ यू? यस सर, यहां तक की बात तुमको क्लियर है? चलिए सर, मैं भी पानी पी लेता हूं, आप भी सेकंड पानी पी लो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 2 करोड़ से एबव पे 25% ऑफ इनकम टैक्स क्या चला गया था सर? सरचार्ज चला गया था मेरा। अब देखिए सर, सरचार्ज तो चला गया सर, बट इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशनल पर्सन, चाहे वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ले या फिर सर वो ऑप्शनल टैक्स रिजिम ले, दोनों के लिए अलग अलग सरचार्ज का भी चार्ट अब याद रहेगा। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, अब याद रहेगा। क्वेश्चन में ये दोनों चार्ट देखो, ये और ये वाला, ये दोनों जो चार्ट है ना, इसको देख के आप क्लियर कर लोगे कि हाँ सर एक में तो 37% भी है और दूसरे वाले में 37% नहीं है। ठीक है, चीजें यहाँ बात आ गई। सरचार्ज एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स, एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता है। ओके सर, इसमें क्या बोले, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, इनके लिए टोटल इनकम अगर उनका एक्सीड करके 1 करोड़ से ज्यादा, टोटल इनकम अगर एक्सीड करके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, टोटल इनकम टैक्स नहीं बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज होते हैं। जो सरचार्ज है वो तो इनकम टैक्स पे लग रहा है, लेकिन उसका जो लिमिट डिसाइड हो रहा है ना वो इनकम से डिसाइड हो रहा है। देखो यहाँ पे इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 10% सरचार्ज लगेगा इनकम टैक्स पे। इनकम 50 लाख से ज्यादा तो 10% सरचार्ज इनकम टैक्स पे लगेगा। उसी तरीके से अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का सरचार्ज लगेगा इनकम टैक्स पे। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो फर्म एलएलपी और लोकल अथॉरिटी के लिए 12% का सरचार्ज लगेगा। किस पे? इनकम टैक्स पे 12% का। उसी तरीके से अब आप लोग बात समझ चुके हो। कंपनी के केस में हम बात करते हैं। कंपनी के केस में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, देखो मैंने यहाँ बताया था, ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात भी यहीं पे है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और डोमेस्टिक कंपनी अगर उनका टोटल
इनकम एक्सीड करता है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, बट 10 करोड़ रुपए से कम, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम अगर उनका टोटल इनकम है तो भाई 7% का सरचार्ज जाएगा। लेकिन 10 करोड़ से भी ज्यादा अगर इनकम हो गई तो 12% का सरचार्ज जाएगा। देख लो सर, देख लो सर, इस तरीके से सीए क्लाइंट्स को डिसाइड करता है, क्लाइंट्स को बताता है। क्लाइंट आते हैं ना, अपना फ्यूचर बताते हैं, तो भाई हम नहीं कहेंगे कि एलएलपी या फॉर्म बनाओ, हम कह देंगे भाई कंपनी बना लो, पार्ट अपना शेयर रख लो ना, इस टाइप का कुछ। बिकॉज अगर तुम्हारा इनकम 3-4 करोड़ जाने वाली है तो कम से कम तुम 12% की जगह 7% सरचार्ज में ही तो निपट जाओगे। यहां तक आपको डिसाइड करना होता है एक क्लाइंट के लिए, और क्लाइंट जितना खुल के आपसे बात करे उतना क्लाइंट के लिए ही बेनिफिशियल होता है। तो देखो, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी टोटल इनकम जिसकी एक्सीड कर जाती है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड की कोई अपर कैप नहीं है भाई, 1 करोड़ ज्यादा हुई चाहे 1 करोड़ 1 रुपया भी हुई तो भी 12% का सरचार्ज चल जाएगा। सर 1 रुपए के कारण 12% का सरचार्ज, हाँ, बट इसको समझाने के लिए एक मार्जिनल रिलीफ नाम का एक कंसेप्ट आता है जो कि इस क्लास में आपको नहीं बताएंगे। मार्जिनल रिलीफ नाम का एक कंसेप्ट आता है कि बहुत मार्जिनल इनकम अगर आपकी बढ़ रही है और उस मार्जिनल इनकम के कारण, उस मार्जिनल इनकम बढ़ने के कारण आपके ऊपर टैक्स या सरचार्ज का बर्डन उस इनकम से भी ज्यादा हो रहा है, तो आपको रिलीफ किस तरीके से दिया जाएगा। अगेन सुनो, एक मार्जिनल इनकम आपके ऊपर बढ़ रही है और उस मार्जिनल इनकम बढ़ने के कारण आपके ऊपर टैक्स या सरचार्ज का बर्डन उस इनकम से भी ज्यादा हो जा रहा है, तो आपको रिलीफ किस तरीके से देंगे वो हम पढ़ेंगे मार्जिनल रिलीफ के अंदर, बट वो यहाँ का पार्ट नहीं है, बेसिक्स का पार्ट नहीं है। चलिए सर, अगर मैं डोमेस्टिक कंपनी, हम कंपनी का केस पढ़ रहे हैं, देख लो, कंपनी 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 के केस में डोमेस्टिक कंपनी हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो 1 करोड़ से ऊपर कमाई 10 करोड़ तक 7% का सरचार्ज लगता है ऑन इनकम टैक्स, और अगर सर 10 करोड़ से ज्यादा कमा लिए तो 12% का सरचार्ज लग जाता है। लेकिन सर यहीं पे बात समझिए सर, कंपनी में अगर वो फॉरेन कंपनी है तो याद करो फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट कितना था, 40%। फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट कितना था, 40%। सर इसके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स रेट ऐसे ही है, 12% का सरचार्ज मत लगा देना। कहा गया कि अगर फॉरेन कंपनी है और उसकी इनकम एक्सीड होती है 1 करोड़ से, बट वो 10 करोड़ तक है, मतलब इसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ के अंदर अंदर है, तो 2% का सरचार्ज लगेगा। और अगर फॉरेन कंपनी की इनकम 10 करोड़ से एक्सीड हो जाती है तो उसके ऊपर 5% का सरचार्ज लगेगा। फॉरेन कंपनी के अंदर सरचार्ज कम है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा है, 40% का टैक्स रेट पे करती है ये। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि ये क्लियर हो गई सर। बट सरचार्ज कंपनियों में, सरचार्ज में ऑलवेज एक्सक्लूडिंग स्पेशल प्रोविजन लाइक 115 बीएडी, 115 बीएई, बीएबी, बी डबल ए, इस टाइप के जो स्पेशल प्रोविजन है ना, उसके ऊपर ये वाली सरचार्ज की लिमिट नहीं एप्लीकेबल हो रही है। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर, यहाँ तक की बात क्लियर है। और जब तुम लोग कहीं ना कहीं पूरा पूरा एक चैप्टर पढ़ लेते हो ना, पूरा पूरा एक बुक पढ़ लोगे, उसके बाद इसको रिवाइज करोगे ना, तो सब कुछ रिकलेक्ट हो जाएगा। अभी एक बेसिक है, सब कुछ भारी लग रहा होगा, इग्नोर करो, बस 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 समझो अच्छा ऐसा ऐसा कुछ होता है। अभी एकदम इग्नोर करो, बस ऐसा समझो ऐसा ऐसा कुछ होता है। इसके ऊपर कुछ भी अभी समझने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ होता है। वो क्या कुछ होता है अभी उतना समझो बस। ठीक है सर। सर देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, सरचार्ज जब हमने पढ़ा ना सर, हमने कहीं कहीं पढ़ा कि सरचार्ज, देखो इधर आओ, इधर आना बाबू, हमने क्या पढ़ा कहीं कहीं, हाँ तो सर आ जाइए, वो कनेक्शन जरा लूज हो गया था। हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने क्या पढ़ा सर, सरचार्ज की जो मैक्सिमम लिमिट हमने क्या देखा, सरचार्ज की लिमिट सर कहीं 10% थी, कहीं 15, कहीं 25, कहीं 37% तक पहुंची थी। ठीक है, सरचार्ज की लिमिट थी। लेकिन सर एक बात और समझो, यहाँ पे हमने स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम पढ़ा था ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% तक है, तो इसमें ये स्पेशल रेट 112 ए, 111 ए वाले के लिए, इन लोगों के लिए सरचार्ज केवल और केवल 15% तक हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। मतलब किसी की कैपिटल गेन की इनकम मान लो ये 12 करोड़ रुपीज है, तो इसको मैक्सिमम 15% तक का ही सरचार्ज देना पड़ेगा। कोई इंडिविजुअल अगर देखो, कोई इंडिविजुअल अगर 5 करोड़ से ज्यादा रहता है तो 37% रहता है, लेकिन अगर यहाँ 12 करोड़ है और वो इनकम केवल और केवल ये 112 वाली है, इन तीनों को मिला के भी है, तो भी उसके पास सरचार्ज की लिमिट केवल 15% तक रहेगी। ये वाला चार्ट अपने पास जरूर रखना, और यहाँ पे चाहो तो लिख लो कि साथ साथ डिविडेंड इनकम के लिए भी यही रूल लगता है कि डिविडेंड इनकम कितनी भी हो जाए, मैक्सिमम सरचार्ज उसके ऊपर 15% ही लग सकता है। साथ साथ अगर ये विनिंग लॉटरी एंड अदर कैजुअल इनकम है 30%, इसके ऊपर तो टैक्स लग रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपको अभी मैंने बताया ना कि आपने 8 लाख का घर कहां से खरीदा, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, सर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट में आपने पढ़ा था आपको 60% का क्या लग रहा था, 60% का टैक्स रेट लग रहा था। इस पे सरचार्ज फिक्स है, इस पे सरचार्ज फिक्स है।
25% का सरचार्ज लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन से, 4% लग के टोटल 78% का इसमें क्या बनता है सर, टैक्स बन जाता है। अनडिस्क्लोज्ड, ये स्पेशल याद रखना, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर या मनी के ऊपर 78% तक का टैक्स लगता है, 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अभी सर रिबेट का एक पॉइंट बचा है, लेकिन उसके पहले नीचे पढ़ते हैं। हमने जब भी इनकम निकाली तो उसके ऊपर हमने क्या निकाला, टैक्स। हमने क्या निकाला, टैक्स। टैक्स के ऊपर सरचार्ज कुछ आया, अज्यूम करो सर 2 लाख रुपए टैक्स आया और प्लस 10%, अज्यूम करो भैया मैंने 10% के हिसाब से 20,000 रुपए क्या आ गया, सरचार्ज आ गया। तो सर इस पे 4% क्या आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो 2,20,000 का 4% कितना होता है? कैलकुलेटर भैया कहाँ पे हैं आप? जो भी आता हो आप चेक कर लेना। 2,20,000 का 2,20,000 का 4%, सर 8800 रुपीज आपका यहाँ पे सरचार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना होगा, एनी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स जो भी आएगा वो अमाउंट आप नियरेस्ट रुपीज 10 के ऊपर राउंड ऑफ कर दोगे। कई बार क्या आता है 98 रुपीज मान लो आया तो आप उसको पूरा 100 बना दो, 82 रुपीज आया तो आप उसको 80 रुपीज बना देंगे टैक्स का। और मतलब मेरा क्या कहना है, मान लो आपका आ रहा है 82973, तो आप ये टैक्स नहीं बनाएंगे, आप 73 को नियरेस्ट रुपीज 100 मतलब 70 कर देंगे। साथ ही साथ अगर यही सर 79 होता तो आप नियरेस्ट रुपीज 100 क्या करेंगे राउंड ऑफ में 82980। यही बात यहाँ पे लिखा है, एनी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शुड बी राउंडेड ऑफ रुपीज 10। और इनकम टैक्स कैसे निकलेगा, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दैट इज 4% जो था। ठीक है सर, यहाँ तक की पूरी बात हमें क्लियर हो गई है। सर एक चीज और बता दो ना, ये क्यों आपने छोड़ा रिबेट? देखो अब रिबेट एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे खासे। रिबेट पे क्वेश्चन क्यों अच्छे खासे बन सकते हैं, क्योंकि रिबेट के अंदर भी चेंजेस आ रखे हैं। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में रिबेट को ले आया, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लेने वालों को भी रिबेट दिया है, ये सब थोड़ी नई चीजें हैं। तो रिबेट 87A का मिलता है कि एक स्पेसिफिक इनकम तक अगर आप कमा रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। इसमें अगेन याद रखना 112 वालों को रिबेट 87A का नहीं मिलता है, और साथ साथ जो भी 87A अलाउड होता है बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अलाउड होता है, मतलब सरचार्ज के बाद। अब देखिए सर रिबेट अंडर सेक्शन 87 किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को मिलेगा। सर यहाँ वाली बात भी समझ में आ गई, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं आप, ओके, रेसिडेंट इंडिविजुअल को देगा। अब बात सुनो, फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजिम दैट इज नॉर्मल प्रोविजन ऑफ टैक्स वालों को क्या रिबेट दे रहे हैं, जो ऑप्शनल टैक्स रिजिम लिए थे, जिनको 2.5 लाख के बाद 5 लाख, 5 लाख के बाद 10 लाख और 10 लाख के ऊपर फिर 30% टैक्स रेट था, उनको बोला गया जो लोग नॉर्मल टैक्स प्रोविजन ले रहे हैं, ये वाला जिन्होंने ऑप्ट आउट करके ये वाला टैक्स प्रोविजन लिया, उनके लिए रिबेट है टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल अप टू 5 लाख। अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख है, टोटल इनकम बोले तो आफ्टर डिडक्शंस, याद रखना जब तुम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इन क्लासेस को पढ़ोगे ना तो अलग ही लेवल का मजा आएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म्स जो बोले ना आफ्टर डिडक्शंस, ये आपको तुरंत क्लिक करेगा। टोटल इनकम दैट इज आफ्टर डिडक्शन वाली, ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस, अगर वो 5 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट कितना मिलता है, टैक्स पेबल और 12,500 रुपए विच एवर इज लोअर, टैक्स पेबल और 12,500 रुपए विच एवर इज लोअर। मतलब अगर मान लो आप 4 लाख रुपए अर्न कर रहे हो तो बताओ कितना तुम कमाओ, इस ये वाला टैक्स स्लैब के हिसाब से बताओ क्या टैक्स बनेगा, 4 लाख रुपए अर्न करने वाले के ऊपर इस वाले स्लैब के हिसाब से क्या टैक्स बनेगा। सर 2.5 लाख तक तो निल है और नेक्स्ट 5 लाख तक 5%, तो मतलब सर देखिए 4 लाख माइनस 2.5 लाख, 4 लाख माइनस 2,50,000 डेट इज 1,50,000 का 5% टैक्स बनता है सर मेरा 7,500 रुपए। तो सर हमसे बोला गया अगर हम 4 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 7,500 रुपए या 12,500 विच एवरेज लोअर तक का हमको रिबेट मिल जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। ओके, अगर कोई बंदा 5 लाख रुपए कमा रहा है तो उस पर टैक्स कितना लगेगा, सर 2.5 लाख रुपए तक कुछ नहीं, तो 5 लाख कमाए हो माइनस 2.5 लाख दैट इज सर 2.5 लाख रुपए पे आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज 12,500। मतलब 5 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं लग रहा, 5 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं लग रहा। यही बात हम आपको समझा रहे थे रिबेट में, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इन्होंने दिया भाई की जो ऑप्शनल टैक्स रेजिम है उनकी 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर कोई डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वाला है तो यहां से इंपॉर्टेंट एकदम न्यू चीजें हैं ये, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कोई डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वाला है उसके लिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A कैसे मिलेगा। सर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अगर इंडिविजुअल्स टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 7 लाख रुपए तक तो, या टोटल इनकम एक्सीड नहीं करती है 7 लाख रुपए तक तो अगर किसी भी इंडिविजुअल की, क्यों, क्योंकि रिबेट किसको मिल रहा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को। अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है
और उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लिया, देखो फिल्टर कितने लग रहे हैं बेटा, पहले रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लिया और उसकी टोटल इनकम एक्सीड नहीं कर रही है 7 लाख रुपए तक। मतलब जैसे अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या पढ़ा 5 लाख रुपए, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया 7 लाख रुपए। अगर 7 लाख रुपए तक ही इनकम है तो भैया अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होगा, जो या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर तक का रिबेट दे दिया जाएगा। सेम यही बात लिखी है, देखो यही चीजें सेम टू सेम यही बात लिखी है यहाँ पे, बस डिफॉल्ट टैक्स रिजिम वालों के लिए 7 लाख रुपए तक का रिबेट दे दिया गया है। इज इट क्लियर? हाँ सर, अब आप कैलकुलेट करके देख लो, आप इस पे कैलकुलेट करो 7 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर क्या टैक्स बनेगा। सर यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना बना 15,000 रुपए, सुन लो पहले, यहाँ पे कितना बड़ा सर 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए, टोटल 25,000 रुपए टैक्स बनेगा, टोटल 25,000 रुपए टैक्स बनेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो भैया इस हिसाब से कितना टैक्स बनेगा, कैलकुलेट करो ना, 3 लाख पे 5%, 6 लाख, और 6 लाख से ऊपर 1 लाख पे 10%, 10,000, 25,000 रुपए टैक्स बनेगा। तो ये तो बोलिए कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो अगर टैक्स बन रहा है तुम्हारा कम, मान लो अज्यूम करो 20,000 रुपए टैक्स बनता है, या अज्यूम करो आपको 15,000 रुपए टैक्स बनता है, तो 15,000 रुपए का रिबेट ले लो, कोई भी टैक्स नहीं दो। अगर 25,000 रुपए टैक्स बन रहा है तो पूरा 25,000 रुपए का रिबेट ले लो, कोई भी टैक्स नहीं दो। मतलब इस स्टेटमेंट का कहना है 7 लाख रुपए तक नो टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉर एन रेसिडेंट इंडिविजुअल, फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। इज इट क्लियर? यस। सब लास्ट पॉइंट समझो, अगर किसी इंडिविजुअल की जिसने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लिया है, ऑप्ट आउट नहीं किया था, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लिया था, अगर किसी इंडिविजुअल का जिसने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लिया है और उसकी इनकम एक्सीड कर गई है 7 लाख रुपए से ज्यादा, अज्यूम करते हैं सर उसकी इनकम कितनी है 10 लाख रुपए, तो उसको रिबेट 10 लाख रुपए, तो उसको रिबेट कितना मिलेगा ये रटना पड़ेगा। ये रिबेट शुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, पहले टोटल इनकम माइनस 7 लाख रुपीज, 7 टोटल इनकम जितनी भी है, मतलब 10 लाख है, मान लो 10 लाख भी मत लो ना, हम ऐसे समझाते हैं 10 लाख, 7,15,000 रुपए है, ठीक, 7,15,000 रुपए मान लो क्या है कि टोटल इनकम है, तो टोटल इनकम माइनस 7 लाख, दैट इज मान लो 7,15,000 माइनस 7 लाख कितना आता है यहाँ पे आ गया सर 15,000 रुपए, ठीक। दूसरा, कंप्यूट टोटल टैक्स ऑन कंप्यूट इनकम ऑन कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल इनकम, इस 7,15,000 रुपए पे कितना टैक्स आएगा इसको कैलकुलेट करो। बी अज्यूम करते हैं सर, यहाँ पे आता है, अज्यूम करते हैं, मैं कैलकुलेट तो नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे अज्यूम करते हैं सर एक्स आता है, तो इफ बी इज ग्रेटर देन ए, अगर एक्स 15,000 रुपए से ज्यादा है देन रिबेट वुड बी बी माइनस ए, ऐसा हो जाएगा। अज्यूम करते हैं सर 7,15,000 रुपए कितना टैक्स आएगा, हम देखते हैं 7,15,000 पे 6 लाख तक 5% आया तो 15,000 हुआ, 1,15,000 का 10% प्लस 15,000 डेट इज 26,500। अगर मेरे से कोई एरर हुई होगी तो आप उसको खुद रेक्टिफाई कर लेंगे, बिकॉज आप लोग फिजिकली अवेलेबल नहीं है मुझे बताने के लिए। सर यहाँ पे आया 26,500 आया टोटल टैक्स। अब बोलते हैं बी इज ग्रेटर देन ए, हाँ भाई 26,500 तो ए से ज्यादा है, तो जो रिबेट मिलेगा वो क्या मिलेगा 26,500 माइनस 15,000 डेट इज 11,500 का आपको रिबेट दे दिया जाएगा। यही कैलकुलेशन आपको बताई गई है, यही कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताई गई है। इज इट क्लियर? जब रिबेट आपको 11,500 रुपए का दे दिया गया तो सर रिबेट आपको 11,500 का दिया गया, मतलब आपके ऊपर टैक्स पेबल कितना आया, देखो टैक्स पेबल कितना आया, आपका टैक्स पेबल था 26,500 का। सर यहाँ पे टैक्स पेबल था आपका 26,500 का, 26,500 माइनस आपको रिबेट मिल गया 11,500, तो आपका टैक्स बनता है सर यहाँ पे 15,000 रुपए आपका टैक्स पेबल आएगा, और ये जो 11,500 ये आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A आ जाएगा। तो ये एक मैंने चार्ट आपके लिए बनाया था जिससे आपको एक मतलब बहुत कंफ्यूजन है, पहली बार आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो सर, बहुत सी चीजें नहीं याद रहती, तो क्या क्या चीजें हैं, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, अरे डिफॉल्ट भी है, डिफॉल्ट के अंदर भी 87A है, ये भी है वो भी है, कंपनी की है, कंपनी का टैक्स अलग है, कंपनी का सरचार्ज अलग है, फिर फॉरेन कंपनी भी है, डोमेस्टिक कंपनी भी, इंडियन कंपनी भी, अरे डोमेस्टिक कंपनी तो इंडियन कंपनी भी है, अरे डोमेस्टिक कंपनी वो वाली कंपनी होती है जो इंडिया से जो पैसा कमा रही है उसका डिविडेंड डिक्लेयर करने और डिस्ट्रीब्यूट करने, डिक्लेयर करने और पेमेंट करने का अरेंजमेंट इंडिया में की हो। ये सब चीजें मैंने एक जगह आपको लाके समराइज करने की कोशिश की है, जिसका बेनिफिट सिर्फ एक ही हो कि बाद के टाइम में ना आपको प्रॉब्लम ना आए कि सर इतना कुछ था, पता नहीं क्या क्या था, आपको पता हो भाई इतना कुछ नहीं, इतना ही कुछ है, सिर्फ और सिर्फ इसमें इतने ही ऑप्शन अवेलेबल है टैक्स लगाने के लिए। इसलिए मैंने आपके लिए ये एक चार्ट प्रिपेयर किया है। देखो ये चार्ट में भी कुछ इशू आ रहा है, दो चार्ट दिख रहे हैं शायद आप लोगों को,
इस चार्ट में बेचारे में इशू आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, जो आता रहेगा। सिर्फ इसलिए मैंने ये वाला चार्ट आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो जैसा भी आपको हो, जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट भी मे बी कुछ बच्चों को लेना हो, तो मैं उनके लिए भी एक व्यवस्था कर देता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो लेना चाहें वो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको लिखना हो इसको लिख ले, पॉज करके भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको खुद ड्रॉ करना हो खुद ड्रॉ भी कर सकते हैं, बाकी जो हमारे बच्चे उनको तो मैं ये इसको कोरियर के थ्रू भेज ही दूंगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कीप स्टडिंग।